अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद विद अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हमने एमडी कैट का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करना है। हमारे टॉपिक का नाम है जी सेल ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, पहले इन पे बात करते हैं कि ये हमारे पास एक सेल है। ये आपको जो सेल नज़र आ रहा है ये यूकैरियोटिक सेल है। आपको कैसे पता लगा? इसके सेल के सेंटर में आपको क्या नज़र आ रहा है? इसके सेंटर में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। इसके सेंटर में न्यूक्लियस आ जाता है। तो ये जो रीजन न्यूक्लियस से ये बाहर क्या नजर आ रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देते हैं किसका? सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आ जाता है। तो बेटा ये सेल न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक वाला जो रीजन होता है इसको हम नाम देते हैं किसका? साइटो। इसे साइटोप्लाज्म का नाम दिया जाता है। तो ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर इसका जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर आपको हाईली ऑर्गेनाइज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर नजर आती है, खास किस्म की स्ट्रक्चर नजर आती है। दी स्ट्रक्चर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन परफॉर्मिंग अ डिफरेंट फंक्शन। ये मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करती है, उन्हें सेल ऑर्गेनेलीज का नाम दिया जाता है। जैसे इसी के अंदर आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, देखें ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये ऑर्गेनेली आ जाता है। इसी तरह आपको ये एक और जो है स्ट्रक्चर नजर आ रहा है यहाँ पे, ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं। दीज आर द राइबोसोम्स। इस तरह के और बहुत सारे हमारे पास जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनेलीज क्या हुए कि साइटो यूकैरियोटिक सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो है हाईली ऑर्गेनाइज हाईली डिस्क्रीट स्ट्रक्चर होती है दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक का अपना अपना काम होता है। राइबोसोम का अपना काम है प्रोटीन के सिंथेसिस करना। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना काम है, ये क्या करता है, एटीपी की जो है यहाँ पे सिंथेसिस होती है, एनर्जी की प्रोडक्शन होती है यहाँ पे। देर आर सम ऑर्गेनेलीज विच आर बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, और यहाँ पे कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे होते हैं जिन्हें किसी भी मेम्ब्रेन ने बाउंड नहीं किया होता। ठीक है, देखा जाए, एग्जांपल्स देखी जाए कौन कौन सी है, मैंने आपको बता दी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम्स आ जाते हैं। वैक्यूल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल्स। ऑल दी स्ट्रक्चर मैंने एक दो एग्जांपल के फॉर्म में आपको समझा भी दी है। ऑल दी स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। सेल जो ऑर्गेनेलीज हैं, ये आपको दो तरह के नजर आते हैं। एक होते हैं नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेलीज दैट आर नॉट बाउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन, जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। दूसरे जो है वो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होते हैं। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनके बाहर जो है आपको क्या नजर आती है? मेम्ब्रेन नजर आती है। हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, कौन से जो हैं। ये एक टेबल बनाया मैंने आपके लिए, बड़ा जबरदस्त टेबल है, इसमें से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर हो जाएंगे। एक हम बात करेंगे नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज, और दूसरे जो है वो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज की बात करेंगे। इनमें फर्क क्या है? मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज दो तरह के होते हैं, एक है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, दूसरे हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आ जाते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेलीज क्या है? सच टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज व्हिच आर नॉट बाउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन, जिन्हें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं करती है या इनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होते, उन्हें नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। एग्जांपल रटा लगा ले, राइबोसोम्स आपको पता है ये सेल में पड़े हुए हैं, ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये इनको किसी भी मेम्ब्रेन ने कवर नहीं किया होता। सेंट्रियोल्स को भी किसी भी मेम्ब्रेन ने कवर नहीं किया होता। साइटोस्केलेटन को भी किसी भी मेम्ब्रेन ने कवर नहीं किया होता। न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होती है, पढ़ाऊंगा आगे डिटेल में, उसको भी किसी भी मेम्ब्रेन ने कवर नहीं किया होता। तो ये क्या आ जाते हैं हमारे पास? नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आ जाते हैं। मेम्ब्रेनस में सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेलीज क्या है? सच टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज व्हिच आर सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, दे आर नाउन एज सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। और इसकी एग्जांपल क्या आ जाती है हमारे पास? लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रो बॉडीज जो हमारे पास पैरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं। ठीक है, इनको भी किसी भी मेम्ब्रेन ने कवर, सॉरी, इनको एक मेम्ब्रेन ने जो है बाहर से कवर किया होता है। और डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज व्हिच आर बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, जिन्हें बाहर से दो मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है। एग्जांपल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट में भी दो मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह न्यूक्लियस की भी जो है वो क्या होती है? दो मेम्ब्रेन होती है। तो ये किसके अंदर आ जाते हैं? हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, आर्टिकल है, विच इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, इन पे हम बात करते हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड,
और प्लाज्मिक जो वर्ड निकला है ये निकला है साइटोप्लाज्म से। आपको तो एक बात समझ आ गई होगी, ये स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म के अंदर है। और रेटिकुलम किसको कहते हैं? नेटवर्क को कहते हैं। रेटिकुलम किसको कहते हैं? नेटवर्क को कहा जाता है। दीज आर द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म, जो कहां पे पाई जाती है? साइटोप्लाज्म के अंदर आपको नजर आती है। देखें जी, ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल के सेंटर में आपको यहां न्यूक्लियस नजर आ रहा है। यहां पे ये जो न्यूक्लियस से बाहर वाला स्ट्रक्चर है ये साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे आपको कुछ मेम्ब्रेन जो है ये आपको इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आते हैं। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स आपको नजर आती है, ये आपको डायग्राम में नजर आ रही होंगी, इस तरह के आपको स्ट्रक्चर नजर आते हैं। ये देखिए, ये कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं इस तरह की फॉर्म में, ये आपको इस तरह की फॉर्म में आपको नजर आती है। ये सारी की सारी देखें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, सारी की सारी एक दूसरे के साथ अटैच होती है। तो इट इज अ इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ, ये जो ट्यूब्यूल्स आपको नजर आ रही हैं, ट्यूब्यूल्स को नाम दिया जाता है सिस्टर्निया। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इनको क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी का नाम दिया जाता है। ये सिस्टर्निया कहा जाता है, सिस्टर्नी का नाम दिया जाता है। सिस्टर्निया क्या होते हैं? ये इलोंगेटेड सैक्स होती है, सैक्स नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर। देख लें, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये ट्यूब्यूल्स, इनके अंदर स्पेस आपको नजर आती है। और ये कहां से फैले हुए हैं? ये देखिए पुत्र, ये हमारे पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये बाहर क्या चीज है? ये है सेल मेम्ब्रेन, जिसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी दिया जाता है। तो these network of tubules are extended from the nuclear membrane to plasma membrane। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके जो है वो कहाँ होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा है, वहां पे ये आपको फैले हुए नजर आते हैं, वहां पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, these elongated tubules are known as, ये पास पेपर का क्वेश्चन भी एमडी कैट के अंदर, इन्हें हम किसका नाम देते हैं? इन्हें सिस्टर्निया का नाम दिया जाता है, इन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। हाँ, स्ट्रक्चर देखते हैं जी। अगर ये बात मैं कर चुका हूं, दीज आर द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन्स, ये फैली हुई मेम्ब्रेन्स हैं हमारे पास। ठीक है, और ये इनके पास जो ट्यूब्स होती है हम किसका नाम देते हैं? सिस्टर्निया का नाम देते हैं। ये जो वर्ड सिस्टर्निया है, ये एक लैटिन वर्ड किससे निकला है? सिस्टर्नी से निकला है। ये सिस्टर्नी से निकला है। ये कौन सा वर्ड है? याद रखना है, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? मीनिंग रिजर्वायर ऑफ लिक्विड। ठीक है, जिसका मतलब होता है रिजर्वायर ऑफ लिक्विड, मीन इसके अंदर आपको क्या नजर आता है? पानी नजर आता है, लिक्विड नजर आता है, ये इसके अंदर लिक्विड होता है। बेटा, इसके अंदर जो आपको खाली जगह नजर आ रही है, इसके अंदर जो स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं, किसका नाम देते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन। ल्यूमन क्या हुई? इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाली जो स्पेस है उसको हम किसका नाम देंगे? उसे हम ल्यूमन का नाम देते हैं, या इसको हम एक नाम और भी देते हैं, इसे कैविटी भी कहा जाता है। इनका काम क्या होता है? बाहर क्या चीज है? आपने कहा ये बाहर साइटोप्लाज्म है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कंटेंट है, जो लिक्विड है, ये यही जो मेम्ब्रेन है, कैविटी है, इसको सेपरेट करती है किससे? साइटोप्लाज्म से जो है उसको क्या करेंगी? अलग करेंगी। ठीक है, इसे क्या बनाती हैं? अलग बनाती हैं इससे। आगे हमारे पास इसकी कंपोजिशन आ जाती है कि हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किससे बना हुआ होता है? याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कंपोजिशन है दैट इज जस्ट सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे ये रिजेंबल करता है, उससे ये मिलता है। क्यों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्यों रिजेंबल करता है? क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, इसमें भी आपको प्रोटीन और लिपिड नजर आते हैं। जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी आपको जो है प्रोटीन और लिपिड नजर आते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो इनसे रिजेंबल करती है। जो लिपिड आपने पढ़ा हुआ है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर मैं यहाँ पे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर थोड़ा सा खोल के आपके लिए बनाऊं तो आपको ये ऐसे दिखाई देता है। इसकी स्ट्रक्चर जो है ये देखिए, ये इस तरह की फॉर्म में आपको ये स्ट्रक्चर नजर आती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या चीज है? ये है लिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो सिमिलरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी जो है वो क्या होती है? लिपिड बाइलेयर्स आपको नजर आते हैं। ठीक है, जहां पे इसके पास जो है इसकी सरफेस के साथ मुख्तलिफ किस्म के जो है वो किसकी अटैचमेंट होती है? एंजाइम की अटैचमेंट भी होती है। हम बात करेंगे आगे कि कौन से एंजाइम्स है, कहाँ पे अटैच आपको नजर आते हैं। स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बना भी दी है, यहाँ पे भी देखिए कि ये स्ट्रक्चर में आप देखें
ये वो रीजन है जो न्यूक्लियस वाला है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला रीजन शो किया हुआ। उसके साथ यहाँ पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से लेके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आपको क्या नजर आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। एक हमारे पास जो है इनको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके साथ आपको ग्रेनुलर स्ट्रक्चर अटैच होते हुए नजर आ रहे हैं। ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर क्या चीज है, दीज आर द राइबोसोम्स, हमारे पास क्या आ जाते हैं, राइबोसोम्स आ जाते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दी स्ट्रक्चर आर नाउन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरे ये स्ट्रक्चर देखिए, ये इनके पास कोई भी राइबोसोम आपको नजर नहीं आ रहे या कोई भी राइबोसोम नहीं है, तो ये क्या हुआ है, ये हमारे पास दूसरी टाइप है जिसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो डायग्राम में भी उसने दिखाया हुआ है, एक रफ है, ये नजर आ रहे हैं आपको, डॉट नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दीज आर द राइबोसोम, इनकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और दूसरे ये देखिए आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक और नजर आ रही है जिनके साथ राइबोसोम की अटैचमेंट नहीं है, तो उन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन कर भी दिया, आपको बता भी दिया मैंने। और ये देखें जो इसके अंदर वाली कैविटी या स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन, या से कैविटी का नाम दिया जाता है। और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्निया का नाम दिया जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें सिस्टर्निया भी नाम दिया जाता है या सिस्टर्निया कहा जाता है। So it means that there are two types of endoplasmic reticulum. One is smooth endoplasmic reticulum and the second one is rough endoplasmic reticulum. ठीक है, हाँ, और दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो मुख्तलिफ है। इन बोथ दी स्ट्रक्चर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, दोनों जो है वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। Most of the cell of our body contain both the types, smooth endoplasmic reticulum as well as rough endoplasmic reticulum. But there are some cells which contain only smooth endoplasmic reticulum. For example, I'm talking about the muscle cells. जो हमारे पास मसल सेल्स होते हैं, जो हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स हैं, उनमें सिर्फ एक ही टाइप आपको नजर आती है, एक ही टाइप होती है, ठीक है। और उस टाइप को हम नाम देते हैं किसका, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल किससे रिजेंबल करते हैं, दे लुक लाइक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल के पास होते हैं उन्हें हम किसका नाम देंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी किसकी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, मैंने यहाँ भी बता भी दिया आपको, ये कौन सी आ जाती है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बाहर वाली कौन सी आ जाती है हमारे पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाती है। हाँ, here we can see that rough endoplasmic reticulum are continuous with the smooth endoplasmic reticulum are continuous with the rough endoplasmic, ये इसके साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये इसके साथ अटैच होते हैं। और ये भी आपको नजर आ रहा है, देयर इज नो राइबोसोम, मैंने आपको बताया था इनका नाम रफ इसीलिए रखा जाता है, स्मूथ इसीलिए रखा जाता है, देयर इज नो राइबोसोम्स, क्योंकि इनमें आपको किसी किस्म के कोई भी राइबोसोम नजर नहीं आते। इन दैट वाई दे हैव द स्मूथ अपीयरेंस, इनमें आपको जो अपीयरेंस नजर आती है वो क्या नजर आती है, स्मूथ नजर आती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म वेरियस फंक्शन, ये मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या क्या काम करते हैं जी, जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। इसका पहला फंक्शन है कि ये क्या करता है, ये लिपिड्स की सिंथेसिस करता है। जैसे जितने भी लिपिड्स हैं, जैसे आयल हैं, स्टीराइल हैं, फास्फोलिपिड हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हैं, ठीक है, उनकी ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है। ये स्टीराइड्स वगैरह जो हैं, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उनकी ये सिंथेसिस करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सेक्स हार्मोन, वर्टिब्रेट्स के सेक्स हार्मोन। अब वो टेस्ट में आपको पूछ सकता है कि भाई टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द, किससे प्रोड्यूस होगा, तो राइट ऑप्शन होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो आपसे पूछ सकता है एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह जो एड्रीनल ग्लैंड के स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं ना, स्टीरॉइड हार्मोन्स, they are also produced from the smooth endoplasmic reticulum। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, बुक पे नहीं लिखा, उसने सिर्फ 3 लाइन लिखी हुई है। कौन से, कॉर्टिसोल, ये हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड का ये स्टीरॉइड हार्मोन है, ठीक है। ये एड्रीनल जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है वहां से ये रिलीज होता है। एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन, ये सारे के सारे हार्मोन जो हैं ये कौन सिंथेसाइज करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि इसको क्या करता है, इसकी सिंथेसिस करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है और क्या काम करेगा, दे हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड पॉइजन, जो हार्मफुल ड्रग्स होती हैं, जो पॉइजन होता है उसको भी ये क्या कर देता है, डिटॉक्सिफाई करता है, या उसको ये डिटॉक्सिफाई कर सकता है।
इसी तरह इसका नेक्स्ट फंक्शन है, दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ये मेटाबॉलिज्म जो तोड़ फोड़ का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो भी कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। अभी मैंने आपको बताया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल के पास भी होते हैं, और उनका नाम हमने क्या रखा था? उनका नाम हमने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा था। तो ये क्या करते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर इन्वॉल्व इन द जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स। जो हमारे मसल में नर्व इंपल्स की जनरेशन होती है या उसकी ट्रांसमिशन होती है, तो वो भी कौन करवाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करवाता है। द रीजन इज दैट, आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा कि दे स्टोर कैल्शियम आयन। जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो कैल्शियम आयन को स्टोर करते हैं। तो जब कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं तो उसकी वजह से नर्व इंपल्स की जो है वो ट्रांसमिशन होती है, या नर्व इंपल्स क्या करेगी? ट्रांसमिट करेगी। इसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द, ऑब्वियसली ये देखें रफ में ना अभी पढ़ाऊंगा, यहाँ पे राइबोसोम है, राइबोसोम की वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और प्रोटीन फिर जो है एक सेल के दूसरे हिस्से में जाना चाहे या दूसरे सेल में जाना चाहे, तो जो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। क्योंकि रफ पे प्रोटीन्स बनेंगी तो उनको भेजना काम किसका है? वो हमारे पास यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका काम कर रहे होते हैं यहाँ पे। दे आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल, देखिए पूरे फैले हुए आपको नजर आ रहे हैं सेल के अंदर। दे आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ये सेल के अंदर क्या प्रोवाइड करते हैं? सेल को क्या देते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे फंक्शन है, 5-6 फंक्शन मैंने आपको बता दिए। ये सारे के सारे किसकी वजह से हैं? ये सारे के सारे जो हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट वन इज, second type is rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum are set type of reticulum which contain ribosomes, जिनके पास राइबोसोम होते हैं, जिनके साथ राइबोसोम अटैच होते हुए नजर आएंगे आपको। जब हम इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देते हैं तो दे शो बम्पी अपीयरेंस, दे हैव रफ अपीयरेंस। आपको रफ अपीयरेंस नजर आती है इनकी, किसकी वजह से? इन्हीं राइबोसोम की वजह से आपको रफ अपीयरेंस नजर आती है। ये काम क्या करते हैं? इनका फंक्शन क्या होता है? ये दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? ये प्रोटीन, मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स बनाते हैं, उनकी सिक्रीशन करवाते हैं, या प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और जो प्रोटीन बनेगी, जो यहाँ से सिक्रीट होगी, यहाँ से निकलेगी, ये देखिए, ये फॉर एग्जांपल यहाँ से बनी है, यहाँ बनी है, इसको आप ट्रांसपोर्ट करेगा, और फिर यहाँ से ये जब बाहर की तरफ आएगी, ये देखिए ये बाहर की तरफ आ रही है, तो इस प्रोटीन को हम किसका नाम देंगे? दिस इज नोन एज सिक्रीटरी। इनको हम किसका नाम देंगे? दीज प्रोटीन आर कॉल्ड सिक्रीटरी प्रोटीन। इन्हें हम किसका नाम देंगे? सिक्रीटरी प्रोटीन नाम देंगे, या सिक्रीटरी प्रोटीन कहा जाता है इन्हें। ठीक है जी। हाँ, और जिस रीजन से ये निकलती है, ये नहीं है कि हाँ हर जगह से ये निकलेंगी। मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया स्पेसिफिक, ये वो जगह है जहां से ये सिक्रीट हो रही है या निकल रही है, बाहर की तरफ आ रही है, तो उस रीजन को हम किसका नाम देते हैं? ट्रांजिशनल। दिस रीजन इज नोन एज ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक। इसको हम किसका नाम देंगे? ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। और ये सिक्रीटरी प्रोटीन्स हमेशा किस फॉर्म में निकलेंगी? वेसिकल्स की फॉर्म में जो है वो क्या होती है? यहाँ से निकलती है, या बर्ड ऑफ होंगी, यहाँ से रिलीज होती है। अच्छा जी, जो प्रोटीन जो यहाँ से निकलेंगी ऑब्वियसली वो क्या हो जाती है? ट्रांसपोर्ट होती है, वो आगे की तरफ जाती है। तो या तो वो सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होंगी, या एक सेल से दूसरे सेल में ये जाएंगी। तो इसीलिए इन सिक्रीटरी प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? दे आर आल्सो नोन एज, इनको हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, वेसिकल गोल चीज को भी मैंने आपको समझाया था, इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स का नाम भी देते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स भी कहा जाता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्या फंक्शन है? तो आपको एक तो बात समझ आ गई कि ये प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं, उसी प्रोटीन को ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक सेल से दूसरी सेल में क्या करेंगे? भेजेंगे भी, या भेजने का काम भी करते हैं। तो देख लें, दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एक्सपोर्टेबल प्रोटीन। ये जो भेजनी है प्रोटीन उसकी सिंथेसिस करते हैं। दे कैन आल्सो स्टोर, बनाते हैं भाई, रखेंगे भी अपने पास। मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स को स्टोर भी करते हैं, उन्हें आगे की तरफ भी जो है वो क्या करते हैं? बेचेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद अगर देखा जाए तो इनका काम क्या होता है कि ऑब्वियसली एक बात जो मैं आपसे कर भी चुका हूं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, स्मूथ के पास जाएगी, स्मूथ उसे जो है वो क्या करेगा? मेम्ब्रेन के अंदर पैक करेगा। ठीक है, पैक करके वहां से बर्डिंग की फॉर्म में, या बर्ड होगा, बर्डिंग का मतलब होता है आउट ग्रोथ, वहां से वो क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, या वो आगे की तरफ जो है वो क्या कर देगा? भेज देगा। In the fourth function is they are also involved in the mechanical support. It means that endoplasmic reticulum, the general function of endoplasmic reticulum is
मैकेनिकल सपोर्ट, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और सेल को एक खास किस्म का शेप देते हैं, या सेल को क्या देंगे? खास किस्म का शेप देंगे। टॉपिक जितना भी था मैंने सारी बुक से जो है आपको दे दिया है, समझा दिया है। अब आपने हमने 4-5 एमसीक्यू सॉल्व करने के, कि आपको जो बात मैंने पढ़ाई है पास पेपर की एमसीक्यूज में, क्या ये सॉल्व होगा या नहीं होगा, तो आपने इसको खुद भी आंसर बताने में आपको साथ साथ समझा भी देता हूं कि हमने क्या बात की अभी इस पे। ठीक है जी, ये एमसीक्यूज हैं फ्रॉम पास पेपर्स। कुछ एक दो मेरे अपने बनाए हुए भी हैं, तो हम देखते हैं कि भाई ये क्या इनके राइट ऑप्शंस है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैश ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन। मैश कहते हैं जाली नुमा स्ट्रक्चर को, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। बड़ी आसान सी बात है, कौन सी प्रोटीन बनाता है, कौन सी प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करेगा? तो राइट ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोस्केलेटन, गोल्जी अपरेटस, ऑल ऑफ दीस। अभी हमने पढ़ा था कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दे आर इन्वॉल्व इन द, एक तो जाली ये क्या होते हैं? फैले हुए होते पूरे के पूरे, और दूसरा ये प्रोटीन बनाते भी, उसे ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। द राइट ऑप्शन इज अल्फा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग मूवमेंट causes flow of all of the following except। साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग मूवमेंट क्या होता है? जो सेल है, सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं जो लगातार मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी तरफ जाते हैं, लेकिन कहता है कि कौन सा ऑर्गेनेली ऐसा है जिसमें साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग मूवमेंट नजर नहीं आती है? ग्लूकोज एंड साल्ट कॉन्टिन्यूसली सेल के अंदर भी मूव करते हैं, सेल से बाहर भी जाते हैं, दूसरी तरफ भी जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी फिक्स नहीं होता अपनी जगह पे, ये भी मूवमेंट करता है। गोल्जी बॉडीज भी मूव करते हैं, लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक्चुअली यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा, आपको तंग करने के लिए उसने रफ लिख दिया है, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या बनेगा? डेल्टा इज अ राइट ऑप्शन। डेल्टा राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाए। इसी तरह जी हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सी बात सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सही नहीं है? ठीक है, फॉल्स की बात कर रहा है। द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्पेशलाइज्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, अभी मैंने बताया था आपको ये मसल के होते हैं और ये स्मूथ से मिलते जुलते होते हैं, तो पहला तो राइट ऑप्शन है। दूसरा देखें, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज कैल्शियम आयन इनटू द साइटोप्लाज्म, मैंने कहा था दे स्टोर कैल्शियम आयन, दे रिलीज कैल्शियम आयन, ये बात भी ठीक कह रहा है। तीसरा है जी, a change in membrane potential causes the sarcoplasmic reticulum to become more permeable। obviously इनकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगी तो ये परमिबिलिटी इनकी जो है वो बढ़ जाती है। द फोर्थ ऑप्शन इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड ओनली इन वोलेंट्री मस्कुलर सेल, ये हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। तो डेल्टा जो है उसने फॉल्स की बात की है, डेल्टा इज अ राइट ऑप्शन। इसी तरह हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, डैश आर द स्टोरिंग बॉडीज फॉर इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम। कैल्शियम की बात कर रहा है भाई, अभी बताया था जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो क्या करते हैं? कैल्शियम को स्टोर करते हैं। चौथे का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास? बीटा इज अ राइट ऑप्शन। बीटा हमारे पास क्या आ जाता है? राइट ऑप्शन आ जाता है। इसी तरह जी हमारे पास पांचवा, फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज, स्मूथ की बात कर रहा है, सिंथेसिस ऑफ इंट्रासेल्युलर प्रोटीन। भाई प्रोटीन का तो काम किसके? रफ का है, ये गलत हो गया। सिंथेसिस ऑफ लिपिड, आपने पढ़ा था ये लिपिड की सिंथेसिस करता है, ये ठीक। आगे देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम, एंजाइम है प्रोटीन इन नेचर, वो कौन बनाता है? रफ बनाते हैं, ये गलत हो गया। सिंथेसिस ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर प्रोटीन एंजाइम वही हुए, यहाँ पे भी ये भी बात गलत हो गई है। तो लिपिड जो है सिंथेसिस जो है वो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बीटा इज अ राइट ऑप्शन। छठा है, spherical or tubular membrane which separate the material present in a spherical and tubular, मेरी लाइनें ठीक है, in endoplasmic reticulum from that cytoplasmic material are called, वो हमारे पास क्या आ जाता है जी? अभी मैंने बताया था ये क्या है? साइटोसोल भी नहीं है, हम क्या कहते हैं? सिस्टर्निया का नाम देते हैं, क्या कहा जाता है? सिस्टर्निया कहा जाता है। छठे का राइट ऑप्शन क्या बनेगा? बीटा इज अ राइट ऑप्शन। सातवां है जी, हमारे पास दो एमसीक्यूज बच गए हैं। If a radioactive amino acid is given to an organism, the organelle which show a radioactive very first, कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जिस जो एकदम रेडियो एक्टिविटी शो करेगा? तो दो रीजन है, एक तो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड ऑब्वियसली प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होनी है? वो भी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होनी है, वहां से पता लग जाएगा। दूसरा, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे ज्यादा फैला हुआ यही स्ट्रक्चर होता है, तो कोई चीज आप देंगे रेडियो एक्टिविटी जो सबसे पहले शो करेगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही शो करेगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या बनेगा? सातवें का हमारे पास डेल्टा इज अ राइट ऑप्शन। आठवां है,
इट इज नॉट फाउंड इन द कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सी चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं पाई जाती, मैंने टॉपिक पढ़ाया है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं कौन सी चीज नहीं है इसके अंदर। होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।